हेलो फ्रेंड्स, मैं विनायक पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो फॉर्म आ गया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो सभी लोग फॉर्म को भर दें और अपनी तैयारी को दुरुस्त बनाएं, अच्छे से पढ़ते रहें खूब। उम्मीद करते हैं कि आपका नवंबर में इसका एग्जाम होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, तो आप अभी से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। कंपटीशन बहुत ही टफ होता है इसमें। तो जैसा कि आज आप सभी के सामने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपकी इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे सारे, जिसमें कि आपके जीएस के क्वेश्चंस कवर करेंगे आज हम। तो इसमें आपके सारे जीएस के क्वेश्चन होंगे जितने आज इस मतलब सेशन में पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें आपके सारे जीएस के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए। जो विदेशी यात्री आए थे वो किस क्रम में भारत आए थे, तो वो क्रम वाइज आपको बताना है। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने दिया है सर टॉमस रो, दूसरा दिया है फायान और तीसरा दिया हुआ हैंसॉन्ग। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले जो आया था वो आया था फायान, फिर आया था आपका हैंसॉन्ग और जो आया था फिर सर टॉमस रो। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर टॉमस रो ये ब्रिटेन का था, जो जहांगीर के ये अगर पूछ लेता है कि सर टॉमस रो जो आया था वो किसके दरबार में आया था, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था सर टॉमस रो। और फाइयान जो था ये आपका चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। और तीसरा है आपका हैंसॉन्ग। हैंसॉन्ग भी आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। हैंसॉन्ग जो था ये चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जब हर्षवर्धन का शासनकाल था उस समय आया था हैंसॉन्ग। तो फायान हैंसॉन्ग ये दोनों जो है चीनी यात्री थे और सर टॉमस रो ब्रिटेन का था और ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो पहले का जो है सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी। पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी उस किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आपका दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगर ये पूछ लेता है कि कब हुई थी, तो 13 से 36 ईस्वी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो दूसरे का बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा जो थी तुजुक ए बाबरी मतलब किस भाषा में लिखी गई थी, वो भाषा आपको बतानी है। ऑप्शन आप सभी सामने दिए हुए हैं, फारसी, तुर्की, उर्दू, अरबी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन आएगा तुर्की भाषा में लिखी गई थी तुजुक ए बाबरी। और लिखा किसने था, इसको बाबर ने खुद लिखा था तुजुक ए बाबरी को, जो कि उनकी आत्मकथा थी और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो तीसरे का जो है बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इसका आपको राइट ऑप्शन आएगा समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 4 का जो है डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए, धर्मपाल, गोपाल, महेंद्रपाल या देवपाल। तो 5 का आपका राइट ऑप्शन आएगा धर्मपाल जो था ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका बिहार में पड़ता है। तो 5 का ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उनका नाम था धर्मपाल। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो नव बौद्धवाद के जो प्रतिपादक है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस के निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ऑप्शन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कहा था, ये बनारस अधिवेशन 1905 में कहा था, या जो सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में उसमें कहा था। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा लखनऊ अधिवेशन हुआ था जो 1916 में, उसमें कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो 7 का जो है ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो 8 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, रॉलेट एक्ट के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, दूसरा दिया है ट्रेड विवाद अधिनियम जिसको ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका पब्लिक सेफ्टी बिल, और डी वाला दिया है रॉलेट एक्ट। तो इसका आपका राइट ऑप्शन जाएगा रॉलेट एक्ट जो है। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी के सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। 8 का जो है डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था उसको कब स्थगित किया गया था, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं 1932, 1922, 1938 या 1920। तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा 1922 में जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे चोरी चोरा घटना हो गई थी जो कि आपकी 12 फरवरी 1922 में हुई थी। इसी कारण जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने उसको स्थगित कर दिया था। तो 9 का जो है बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? किस यूरोपीय समुदाय ने जो है भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों ने जो है प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे भारत के साथ। 10 का जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया हुआ है, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया था? कृष्णा नदी में जो सबसे पहले बांध जो है निर्मित किया गया था, पूछ रहा है कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? उकाई बांध, कृष्णा राज सागर बांध, श्रीशैलम बांध या मेट्टूर बांध। तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं 11 का जो है सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं, खारे पानी का मगरमच्छ, ओलिव रिडले टर्टल, गंगा की डॉल्फिन, डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है घड़ियाल। तो 12 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, गंगा की डॉल्फिन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो गंगा की डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो 12 का जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका सामने दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपका दिया हुआ है नोआमंडी, अभ्रक, कोडरमा, कोयला, कल्पक्कम, लोह-अयस्क, कर्पूरा, आणविक शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है, इसका आपका करेक्ट हो जाएगा बी, पहले का जो है तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे पहले का तीसरा हो जाएगा और जो है बी वाले का ये पहला हो जाएगा अभ्रक, कोडरमा अभ्रक, नोआमंडी में लोह-अयस्क होता है। और सी का चौथा हो जाएगा कल्पक्कम आणविक शक्ति, और डी वाले का दूसरा हो जाएगा कर्णपुरा कोयला। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। आपको दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की मतलब वो पहाड़ी बतानी है इसमें जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं सेवराय, पालनी, जवादी, पालकोंडा। तो 14 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पालकोंडा जो है ये आपका दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की पहाड़ी पूछ रहा है जो तमिलनाडु में स्थित नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा पालकोंडा। तो 14 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा आपका दिया हुआ है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और चौथा आपका दिया हुआ है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का सी वाला, 2 और 3। कूट 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। कौन कौन से दिए हैं चलिए देख लेते हैं कुछ 2 और 3 को। दूसरा जो संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है, ये आपका सही दिया हुआ है।
और तीसरा आपका दिया हुआ है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में काटती है, भी आपका सही दिया हुआ है। तो इसका 2 और 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, मूल्यह्रास किसे कहते हैं? किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट को, भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट को, किसी मुद्रा के मूल्य में मूल्यह्रास को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाले टूट फूट को मूल्यह्रास कहा जाता है। तो 16 का जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2 अक्टूबर 1966 को, 2 अक्टूबर 1972 को, 1975। डी ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 1982 मतलब 1982 को। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो भी आपका टेट का हुआ था उसी का ही प्रैक्टिस सेट है। तो जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और करवाएं भी सबसे अपने घर में। जो भी आपके जानने वाले हो सबसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जैसा कि आप सभी के सामने दिया हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022-23 में आवंटित की गई है? ये आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी और ग्रामीण दोनों के अंतर्गत जो है 2022-23 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो 18 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा 48,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो 18 का डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सभी के सामने दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जुलाई 1944, अगस्त 1949, मई 1948, जून 1947। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 1944 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी, यानी कि 19 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका मुख्यालय वाशिंगटन DC में अमेरिका में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो अगर पूछ लेता है कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जवा इसके अध्यक्ष हैं और इसमें 190 देश शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में। तो 19 का जो है ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सभी के सामने दिया हुआ है, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए 25, 30, 50 या 20। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30। संवेदी सूचकांक में 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो बी का जो है 20 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है 21, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि पहला ऑप्शन आपके सभी के सामने दिया हुआ है, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। दूसरा ऑप्शन आप सभी के सामने दिया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा पहला। दूसरा ऑप्शन आप सभी के सामने दिया हुआ है, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ये भी आपका गलत है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, ये आपका सही है। और वही नीति को निरंतर प्रदान करता है, ये गलत है आपका। 21 का जो है सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? तो ऑप्शन आप सभी सामने दिए हुए हैं, अनुच्छेद 128, 129, 130 या 131। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख होना। तो 22 का जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने दिया हुआ है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। तो ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो 23 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से
कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है? संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन या संसदीय संप्रभुता। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन जो है ये आपका संसदीय शासन प्रणाली का अभिन्न अंग है। तो 24 का जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे, उसी का प्रैक्टिस सेट है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? संविधान के किस भाग में पंचायतें बनाने की कल्पना की गई है, मतलब ये पूछ रहा है कि भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो 25 का आपका राइट ऑप्शन आएगा भाग 9 में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। 25 का जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने दिया हुआ है। वाहनों द्वारा, ये आपका साइंस से रिलेटेड है क्वेश्चन। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? आइडियोमीटर, एक्सीलरोमीटर, ओडोमीटर, ओंडोमीटर। तो 26 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओडोमीटर कहा जाता है। जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र जो होता है उसको ओडोमीटर कहा जाता है। 26 का जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। थॉमस का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन आएगा थॉमसन के परमाणु मॉडल को जो है प्लम पुडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है 28 बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? संघ प्लेटिहेल्मिन्थ, संघ निमोटोडा, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का। तो 28 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संघ आर्थ्रोपोडा जो है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो 28 का जो है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे सामने दिया हुआ है। हरित लवक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन आपसे सामने दिए हुए हैं। राइबोसोम, थाइलेकाइड, क्वांटासोम, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा कि उपयुक्त सभी पाए जाते हैं हरित लवक में। तो 29 का जो है डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30। निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? ऐच्छिक पेशियों में, अनैच्छिक पेशियों में, हृदय पेशियों में, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन आएगा ऐच्छिक पेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। तो 30 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31 31। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये आपका हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है संधि के चैप्टर से। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि व दीर्घ स्वर संधि। बी ऑप्शन आप सभी के सामने दिया हुआ है आदि संधि व व्यंजन संधि। सी ऑप्शन दिया हुआ है दीर्घ संधि व व्यंजन संधि। और डी ऑप्शन दिया हुआ है व्यंजन संधि व आदि संधि। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामायण में जो है दीर्घ संधि और व्यंजन संधि दोनों दी हुई है। तो 31 का जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। ईप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? बेईमान, अनिश्चित, अनिष्ट, स्वीकार। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनिश्चित। ईप्सित का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनिश्चित, यानी कि 32 का बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से जो है हिंदी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पे खिड़की शब्द का पर्यायवाची है नीरव, गवाच, गवेषणा, भाग। तो इसका आपका राइट ऑप्शन आएगा गवाच जो है ये खिड़की का पर्यायवाची है। तो 33 का जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं? चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा वाक्यांश है जिसमें उसके शब्द अशुद्ध हैं। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने दिया हुआ है वह जो क्षमा करने योग्य हो क्षमाशील। बी ऑप्शन दिया हुआ है भूख से व्याकुल, क्षुधातुर। सी ऑप्शन दिया हुआ है कटा फटा हुआ, छत बिछत। डी ऑप्शन दिया हुआ है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, छेपक। तो 34 का आपका राइट जो है ऑप्शन हो जाएगा जो क्षमा करने योग्य हो क्षमाशील। तो 34 का जो है ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं विवाद, रूप, आय, सार। तो इसका आपका ये तो आप सभी लोग पढ़ के भी जान गए होंगे आय जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है।
तो 35 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। जैसा कि आप सभी को कहा था कि जीएस कवर करवाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है आप सभी के सामने। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या गुजरात? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। तो 51 का जो है डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 52 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, पुणे या रांची? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो 52 का जो है बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, द हेग, न्यूयॉर्क? तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये आपका द हेग में स्थित है। तो 53 का जो है सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ऑप्शन आपसे दिए हुए हैं, टैगोर, कांत, ऑस्कर, ग्रैमी। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, ग्रैमी पुरस्कार जो है आपका ये संगीत से संबंधित है। तो 54 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी के सामने दिया हुआ है 55, रिंग गिट किस देश की मुद्रा है? मलेशिया, थाईलैंड, भूटान, मालदीव? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 55 का मलेशिया की जो है मुद्रा है रिंगिट। तो 55 का ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, गीत गोविंद किसने लिखा था? पूछ रहा है कि गीत गोविंद जो लिखा था वो किसने लिखा था? मीराबाई, जयदेव, सूरदास, रसखान? तो 56 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद। तो 56 का जो है बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है 57, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम? तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा उड़ीसा से संबंधित है नवकलेश्वर उत्सव। तो 57 का जो है ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है आप सभी के सामने 58, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और यूएसए? तो इसका आपका 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो 58 का जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी के सामने दिया हुआ है, साजन प्रकाश किससे संबंधित है? बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट या हॉकी से? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका तैराकी से संबंधित है। राजन प्रकाश का संबंध जो है ये आपका तैराकी से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 15 मार्च, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर को? तो ये आपको मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। तो 60 का जो है सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ आप सभी के सामने, 10 जनवरी 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 आप सभी के सामने दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, नीचे स्क्रॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई या 2 मई? तो ये आपका मनाया जाता है 1 मई को हर साल मनाया जाता है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर डे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है हर साल। तो 91 का जो है सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, एमएसएमई सतत जल प्रमाणन योजना का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नारायण राणे? तो इसका आपका 92 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नारायण राणे ने जो है एमएसएमई सतत जल प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया था। तो 92 का जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 93 क्वेश्चन नंबर है, 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता था? तो ये आपका जीता था पंकज अडवाणी ने। तो 93 का जो है डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है 94 क्वेश्चन नंबर, 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 150वें स्थान पर है भारत 2022
स्वतंत्रता सूचकांक पे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पे। तो 94 का जो है बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 होगा। 95 क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका आपका 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 4.4% कर दिया है आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाकर। 95 का जो है बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। जीवला विशेष ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। जीवला विशेष ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। गुजरात, तेलंगाना, केरल या महाराष्ट्र। तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। तो 96 का जो है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। मई 2022 में किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा डीजी एंड INS का पदभार ग्रहण किया है, संभाला है। मनोज पांडे, BS राजू, संजीव कपूर, विजय पाल सिंह राणा। तो 97 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा संजीव कपूर ने जो है भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप जो है पदभार संभाला है। तो 97 का सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। जीन बैंक जिस राज्य ने शुरुआत की तो वो पहला भारतीय राज्य कौन सा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो 98 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो है जीन बैंक परियोजना जो है भारत सबसे पहले शुरू की है, तो इसलिए 98 का जो है बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 99 है। 99 मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, केरल। तो यहाँ सभी लोगों को पता ही होगा, पेपरों में निकला था बहुत बार। तमिलनाडु है 99। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। तो 99 का जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है। चीन, पुर्तगाल, वियतनाम या थाईलैंड। तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा वियतनाम बनाएगा। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल पूछ लेता है कि अगर कहाँ बनाएगा तो ये वियतनाम में बनाया गया है। तो ये तो दोस्तों आज आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे सारे, जो कि आपकी रियल में आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट है जो आपका। तो इससे ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो UPSSC पेट का जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ सभी लोग फॉर्म भर दीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।